नमस्कार, जनमन वॉइस में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है राकेश पाशी बड़ा घराना से। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया जब अपने धर्म को भूल गई है तो इस दौर में आप मेरे से बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष शहर पश्चिमी था और वर्तमान में BLA फर्स्ट, जिसके अंतर्गत मेरे पास 423 बूथ को मैं देख रहा हूँ। जी, आज के समय में जनता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपकी नजर में? सबसे पहले तो जनता के मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये तीन के तीनों चीज मीडिया बिल्कुल ही गायब कर दी। मीडिया क्या, सरकार ने गायब कर दिया। अब उसको मैं यही कह सकता हूँ कि मीडिया जो दिखाती है जनता वही देखती है, लेकिन सरकार के सापेक्ष ही मीडिया दिखाती है। अपनी तरफ से तो मीडिया की कोई औकात नहीं होती कि दिखा दे। जो सरकार चाहती है उसको दिखाती है, जनता के मुद्दे को भूल जाती है और जनता की क्या स्थिति है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। अभी एक वीडियो चल रहा होगा, आपने देखा है कहीं, कोई किसी RSS के संगठन से बात कर रहा था और वो मंच से माइक पर कह रहा था कि जनता के मुद्दे भाड़ में जाएं, देश की माताएं बहनें भाड़ में जाए, युवा भाड़ में जाए। हमको तो किसी हालात में सरकार बनाना है, इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े। तो इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये ऐसा ही काम करके जनता को हर टाइम में भ्रमित किए रहते हैं। वर्तमान समय की सरकार तो जनता के मुद्दों को ही गायब कर दिया। जनता इतना दिग्भ्रमित है कि वो जनता समझ ही नहीं पाती कि हमें करना क्या है और कहना क्या है। सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में यही है कि जनता दिग्भ्रमित ज्यादा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को लेकर पूरे देश में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का शासन हो और सबके लिए काम हो। किसी वर्ग विशेष के लिए बहुजन समाज पार्टी अकेले काम नहीं करती। जितने भी भारत देश का जो संविधान है, हमारा भारत देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए और सभी लोगों के हित को ध्यान में रखकर बहुत ही शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना काम करती है। अच्छा, शिक्षा से जुड़े सवालों पे जैसे हम आपसे बात करें तो सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मतलब जो सरकार कदम उठा रही है, क्या लगता है कि वो सही कदम उठा रही है या पीछे जा रहे हैं हम? देखिए, सरकार की मंशा ही शिक्षा से दूर रखने का है। सरकार जो बात करती है, सरकार कहती है कि 50 से कम बच्चे हो। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इतना देश विकसित है, यहाँ पर सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में जा सकते हैं या पढ़ने में सक्षम हैं। सरकार को ईमानदारी से अगर शिक्षा को बढ़ावा देना ही है तो बंद करने की बजाय जो टीचर हैं, अगर उनकी एक दिन की सैलरी काटने की बात कर दे तो 50 नहीं 70 बच्चे स्कूल में रहेंगे। जबकि सरकार ऐसा ना करके सरकार केवल विद्यालय ही बंद करके वो प्राइवेट की तरफ ले जाना चाहती है। प्राइवेट में भारत की जो आबादी है बहुत अक्षम है। सरकार का मुद्दा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपना अधिकार नहीं मांगेंगे। शिक्षित होंगे, देश जब से आजाद हुआ अब तक जितना शिक्षित हुए अधिकार जिस मुखरता से मांगने लगे, सरकार की चूल्हे हिल रही है। सरकार अपने मकसद में शिक्षा से भी हीन कर दे रही है। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको महंगाई को आज की डेट में न्यूज चैनल्स या कहीं डिबेट नहीं किया जाता उस पर। तो महंगाई पे आपका या बहुजन समाज पार्टी का क्या कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट कहना है कि सबको रोजी रोटी मिले और अपने सारे लोग, जैसे सरकार कहती है कि 5 किलो राशन ले ले, हम बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि ये 5 किलो राशन नहीं बल्कि इनको रोजगार दे दिया जाए तो वो 5 किलो चावल सूखा लेकर या गेहूं लेकर खाते हैं, वो अपना दाल सब्जी सब खरीद सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनको रोजगार दे। रोजगार देगी तो उनको पैसे मिलेंगे तो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। जी, प्रदेश में बसपा का जमीनी संगठन इस समय किस स्थिति में है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का
लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। और जितने भी मान्यवर कांशीराम ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए मान्यवर कांशीराम घर द्वार छोड़कर अपना समाज में गए और 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए। वर्तमान में माननीय बहन जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हैं। लेकिन देखने में यह मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी में महापुरुषों के नाम पर जितने भी सांसद और विधायक हुए, वो उनकी निजी विचारधारा कोई रह नहीं जाती, और जिनकी निजी विचारधारा नहीं रह जाती तो वो तनी के आंधी आई और खरपतवार की तरह बिखर गए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से लोग जब गलत काम करेंगे तो उनको रोका जाएगा। वो इधर से उधर हो गए। लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से सारे लोग निकल कर चले गए। मैं कहता हूं कि जो लोग जहां निकल कर चले गए, जो बाबा साहब और मान्यवर साहब का मिशन था, उसको चला रहे हैं क्या? अगर चला रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। मुझे तो वर्तमान समय में आज दिखाई पड़ रहा है, जो सर्वविदित है, आपको भी ये बात माननी पड़ेगी, वर्तमान में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को किनारे कर दिया गया। आज देखा जाए तो 100 से ज्यादा विधायक और 37 सांसद माननीय अखिलेश जी के पास है, समाजवादी पार्टी के साथ है। मेरा मानना है कि अगर इतना, इससे और भी कम, 100 से भी कम 90 विधायक हो जाएं और 30 सांसद अगर बसपा के साथ होती तो माननीय बहन जी इनके नकेल लगा कर रखती। इसका उदाहरण मैं दे दूं, माननीय बहन जी ने अपने मिशन के लिए पद की लालच नहीं की। जरूरत पड़ी जब उनको सदन में नहीं बोलने दिया गया बहुजनों के हित के लिए, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और ये बहन जी नहीं, बाबा साहब भी इस मिशन को, जब बाबा साहब को बात नहीं करने दिया गया, बाबा साहब की बात नहीं माने, तो बाबा साहब भी त्याग पत्र दे दिए थे। आज तक के इतिहास में 78 साल देश को आजाद हो गया, केवल 2 लोग, बाबा साहब और माननीय बहन जी, अपनी बात ना कहने के लिए पद को छोड़ दिया। जबकि आज सांसद और विधायक लालायित होते हैं, अपना घर बार नैतिकता भूल कर सांसद और विधायक बनते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का एक एजेंडा है, सबका भला हो, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। रोजी रोटी सम्मान सहित मिले, देश विकास करे, प्रदेश विकास करे, ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है। और बहुजन समाज पार्टी का एक मुख्य मुद्दा होता है जो दलित, जिसको लोग आज भी, आपको उदाहरण मैं दे दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बाबा साहब की मूर्ति आज भी नहीं लगने दी गई। अभी वर्तमान में शायद अनिल मिश्रा के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है, अरेस्ट किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार ही इस तरीके का बढ़ावा देती है, जो लोगों की मनसा बढ़ जाती है, जो बार बार बाबा साहब को अपमान करते हैं। अभी बाबा साहब की तस्वीर जलाई गई, बाबा साहब का अपमान माननीय आपके गृह मंत्री जी किए, जिसका बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी ने बहुत मुखरता से विरोध किया था। तो बहुजन समाज पार्टी अपने मुद्दे से नहीं भटकती, बल्कि विचारों को लेकर स्थायित्व, अकेले भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं करती। समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की ही बी टीम है जी, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कुछ, जैसे पिछले अभी जो रैलियां हुई थी उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करना बहन जी के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी कह रही शायद इनका साठगांठ है आपस में, इसी वजह से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने काम को बाखूबी निर्वाह करती है। और रही सवाल भाजपा की बी टीम कहने के लिए, तो जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते वो तरह तरह की बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी ही कहे थे कि भाजपा की बी टीम है, जबकि आप देखिए तो भाजपा में अखिलेश जी के परिवार से आधे दर्जन से ज्यादा लोग भाजपा में हैं। और ये सर्वविदित है, मंच पर माननीय मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर किए, बनाने की। तो ये तो सब जग जाहिर है कि कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। और अगर
बी टीम कहने का मतलब है कि बहन जी इतनी मतलब राजनीति की कमजोर खिलाड़ी तो नहीं है कि आज एक सांसद और एक विधायक है फिर भी दूसरे की मदद करे। और जहां तक रैली की बात आप कर रहे हैं तो आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के वो लोग थे जो बहुजन बाबा साहब और मान्यवर साहब के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। वो अपनी रोटी, प्याज, अचार, पानी अपने जेब का पैसा खर्च करके आए, जबकि बहुजन समाज पार्टी के पास तो ना एक सांसद और एक विधायक है, उसको तो कहीं से सुविधा ही नहीं मिली। और जहां तक भाजपा की मदद की बात किया जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए, हमसे ज्यादा आप चूंकि पत्रकार हैं तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि 9 अक्टूबर को रैली नहीं बल्कि मान्यवर श्री कांसी राम जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम था। उन्होंने 8 तारीख से ही 7 तारीख से 9-10 तारीख तक बुंदेलखंड की 74 ट्रेनें रद्द कर दी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने पैसा दिया और गाड़ी घोड़ा दिया, जो खुद ट्रेन रद्द कर दे, जबकि बुंदेलखंड जैसे गरीब उस तरफ का साधन ही केवल ट्रेन का होता है। अगर वो होती तो पता नहीं और कितने लोग आ जाते। इन सब बहुजन समाज पार्टी की इतनी संख्या देखकर सभी लोगों की हालात आज की डेट में खराब है, जो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार इनके ये कार्यकर्ता कौन से हैं। वो कार्यकर्ता इतने चट्टान जैसे हैं, वो खरपतवार नहीं है कि एक आंधी आई और आंधी लेकर उड़ गई कहीं। ये बहुजन समाज पार्टी के वो कार्यकर्ता थे जो चट्टान की तरह बहन जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इसका और विस्तार हो रहा है। वर्तमान समय में हम लोग बूथ बूथ जाकर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने देखा आजाद समाज पार्टी के बारे में आप जानते होंगे, चंद्रशेखर रावण जो उनके अध्यक्ष हैं, वो भी पिछड़े दलित वर्ग की मतलब ज्यादातर वकालत करते हैं, राजनीति में लाए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं अभी 2 बार खरपतवार की बात किया तो बहुजन समाज पार्टी की जो बाबा साहब और मान्यवर साहब की आइडियोलॉजी थी, ये उनके नाम पर आज चंद्रशेखर ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब को कभी छूना पसंद नहीं करते थे, उनका नाम नहीं लेना पसंद करते थे, आज सारे के सारे लोग अपने सर पर बाबा साहब को और बाबा साहब का संविधान को सर पर ढो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से गए, चंद्रशेखर भी एक खरपतवार की तरह ही है। अब आने वाले समय में 2027 में बहन जी की सुनामी आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की सुनामी आ रही है, जो खरपतवार हैं ये सब फिर से उड़ जाएंगे, किसी का पता नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 2027 में बहन जी रहेंगी, मुख्यमंत्री 5वीं बार शपथ लेंगी। अच्छा, एक जैसे सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था जी, तो गठबंधन टूट गया, बाद क्या कमियां रही, क्यों गठबंधन सफल नहीं हो पाया? देखिए, ये जहां क्योंकि अगर जैसे देखा जाए सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता है जी, तो क्या लगता है कि भाजपा कहीं टिक पाएगी? नहीं, देखिए, सपा और बसपा जहां तक गठबंधन की बात होती है तो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही फैसला करती हैं और उनको जो उचित लगता है। बहुजन समाज पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कि बाबा साहब और मान्यवर साहब की आइडियोलॉजी पर चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मान्यवर कांसीराम जीते जी 3 बार के मुख्यमंत्री 4 बार बना चुके हैं, उनके रहते बनी है, और 3 बार गठबंधन की सरकार चली है। और ये रिकॉर्ड मान्यवर कांसीराम जी का है कि वो किसी के दरवाजे पर नहीं गए, बल्कि जिनको जरूरत हुई वो आकर बहन जी का समर्थन किया और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। बहन जी ने अपने बहुजन आइडियोलॉजी पर काम किए। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं। मुझे लगता है कि 1995 में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, गठबंधन से बनी थी, जिसमें 65 विधायक बसपा के थे और 170-75
विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हम अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने हिसाब से काम कराएंगे। लेकिन माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अपने मिशन को नहीं छोड़ा, और उसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जब सरकार बनी तो ये आरएसएस ने अयोध्या में बिना अनुमति के एक जुलूस निकाला। उस जुलूस को बहन जी ने इस तरीके से नेस्तनाबूद किया कि इनकी रूह कांप गई। इनको समझ नहीं आया कि आखिरकार हम बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो को कैसे कंट्रोल करेंगे। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी को इसीलिए कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कभी अपने मिशन से समझौता नहीं की। 2007 से 12 तक सरकार बनी। आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चल रही है, तमाम हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो राम मंदिर का फैसला आया था, ना कोई कर्फ्यू, ना कोई बंदी, ना कुछ, लेकिन बहन जी ने उनको सब नियंत्रित किया, कोई शोर शराबा नहीं। आज देख रहे हैं हिंदू मुसलमान, अब तो ईसाई भी निशाने पर आ गए। इनका मुख्य मुद्दा होता है दलितों को परेशान करना, दलितों को अधिकार से वंचित करना, लेकिन फ्रंट में ये हिंदू और मुसलमान करते हैं। हमारे देश की अभी कम समझदार लोग हैं जो बहाव में बह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने हिसाब से सरकार चला रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना काम कर रही है और 2027 में माननीय बहन जी ने 15 लाख लोगों के सामने, आखिर किसके भरोसे, हमारे भरोसे, हम जैसे कार्यकर्ताओं के भरोसे 15 लाख लोगों के सामने वादा किया है जोरदारी से कि हम 27 में सरकार बनाएंगे। तो बहन जी के स्वाभिमान को ऊंचा रखने के लिए हम लोग पूरी टीम, हमारी बहुजन समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, सारे के सारे नीचे से ऊपर तक के सारे लोग लगे हुए हैं बूथ स्तर से सुधार करके हम 27 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, जो अभी यूपी में एसआईआर चल रहा है उस पर क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए कि वोट काट दिए जाएंगे और बहुत सी बातें हुई, वेलोज की भी मौतें हुई, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या सही हो रहा है या क्या गड़बड़ है उसमें? तो देखिए, भारत का संविधान जो कहता है तो उसके मुताबिक एसआईआर गलत नहीं है। एसआईआर होना चाहिए, जो वोटर गलत हैं उनका पहचान होनी चाहिए और उनको बाहर करना चाहिए वोट देने से। जैसे 2 जगह लोग 3 जगह 4 जगह दे देते हैं तो ये गलत है, लेकिन एसआईआर का जो सिस्टम है वो गलत है। चुनाव आयोग, या तो चुनाव आयोग जबरदस्ती कर रहा है या सरकार करवा रही है। इसमें अब जो भी कहा जाए, चुनाव आयोग को चाहिए, जैसे वो चुनाव आयोग को कहता है कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स नहीं मानेंगे। तो मेरा कहना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं ये सरकार ने बनाकर हमें दिया है, हमने तो बनाया नहीं। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि पहले सरकार को कहे कि भैया इसको दुरुस्त कर दीजिए, तब हम वो कर दे। अब चुनाव आयोग तो अपनी मनमानी कर रहा है, सरकार अपनी मनमानी। एक बार लोग आधार कार्ड के लिए लाइन लगाएं, अब चलिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स, और पता नहीं कब 2003 2007 क्या क्या मांग लिया जा रहा है। केवाईसी बैंक में होती है, आराम से आदमी अपना आइडेंटिटी देता है और उसका हो जाता है। ठीक उस तरीके से कुछ सिस्टम होना चाहिए जो आसानी से सब लोगों के पास पहुंच जाए और सही गलत का पहचान हो जाए। जैसे आपने बताया कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है जी, ना सरकार से बात कर रहा है या सरकार के इशारे पे काम कर रहा है जी, तो क्या सही, मतलब क्या ये बात सही है कि विपक्ष सही आवाज उठा रहा है कि शायद वोट काटे जाए, बेईमानी होने की ज्यादा संभावना है बीच में, या वोट कटने की ज्यादा संभावना है? चुनाव आयोग मनमानी क्यों कर रहा है? देखिए, चुनाव आयोग, जहां तक मुझे लगता है कि ये सरकार की मिली भगत है। जैसा कि बिहार में आया है, अभी परिणाम आया था, 65 लाख कितने वोट काट दिए गए हैं। ये सरकार कहती है जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिए की बात करती है। अब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि वो 65 लाख में कितने घुसपैठिए हैं भाई, वो बता दीजिए, तो चुनाव आयोग उसको बताने को तैयार नहीं है। तो ये भ्रम की स्थिति ही पैदा करके सब कुछ करते हैं।
चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हुए भी मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता से काम कर रहा है। अच्छा, तो वोट चोरी वाला जो मामला जैसे विपक्ष हमेशा उठाता है, या राहुल गांधी जो एलओपी हैं वो उठा रहे हैं वोट चोरी मामला, उस पे आपकी क्या राय है? क्या वो सही उठा रहे हैं? देखिए, इस पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। वो राहुल गांधी वोट चोरी का योग लगाता है और सरकार कहती है कि ईवीएम निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कहता निष्पक्ष है। और जब बड़ा मुद्दा होता है, जो अगर चोरी का मुद्दा है तो चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं सबसे बड़ा सदन होता है, संसद का सत्र भी चला, प्रधानमंत्री और एलओपी राहुल गांधी भी विदेश चले गए, जनता के मुद्दों पर दोनों का कोई मतलब नहीं है, ना इंडिया गठबंधन से ना एनडीए गठबंधन से, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? हमारे पास तो कोई सांसद है नहीं, विधायक है नहीं बसपा के। तो और जैसे जातीय जो जनगणना है उस पे आपके क्या विचार हैं? क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, समय समय पर बिल्कुल होना चाहिए। जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी संख्या उतना उसको अधिकार मिलना चाहिए, जो संविधान के अकॉर्डिंग टू संविधान जो होता है वो सबको मिलना चाहिए। उसमें एससी एसटी ओबीसी और इवन जनरल का भी अभी दिया गया है 10% अलग से, तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन संविधान को फॉलो करना बड़ी बात होती है, जो वर्तमान सरकार तो और कांग्रेस भी नहीं की, ना तो वर्तमान की ना कांग्रेस की है। हाँ, एक जगह जरूर किए हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से राजनीति में पूरा का पूरा 100% आरक्षण है, सांसद विधायक पूरे चुने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमसे जुड़े, आपको बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको। धन्यवाद सर। नमस्कार।